अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शाहिद और आज लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए दोबारा फिर 2026 के लिए कुछ एमसीक्यूज़। लास्ट टाइम मैंने अपने इसी चैनल के ऊपर 50+ एमसीक्यूज़ को अपलोड किया था और मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे बच्चों ने उनको देखा है और उनसे उनको ज़रूर फ़ायदा भी मिला हुआ होगा, क्योंकि मेरा जो कंसर्न है वो आप लोगों के सिर्फ एमसीक्यूज़ के साथ नहीं है बल्कि एमसीक्यूज़ के कॉन्सेप्ट के साथ है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर हम तैयारी करनी है कहाँ से करें, हम कैसे करें? तो बेटा देखें, अगर आप लोगों ने खाली एमसीक्यूज़ तैयार करने हैं तो मैं मेरे लिहाज से आपको पर बुक जो है वो 1000+ एमसीक्यूज़ को देखना चाहिए। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज बात करें तो कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप 200+ कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लेते हैं तो ये एक एमसीक्यूज़ बल्कि एक बुक के एमसीक्यूज़ जो है उसको सॉल्व करने के लिए इनफ होते हैं। तो यही मेरी कोशिश है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करूँ, ना कि आपको मैं रट्टा लगवा दूँ कि ये 10 एमसीक्यूज़ कर लो, पेपर में आ जाएंगे। देखिए, मुझे नहीं पता पेपर कहाँ से आना है, बल्कि किसी को भी नहीं पता पेपर कहाँ से आना है। ठीक है, तो बजाय ये कि आप किसी के पीछे लग के और वो जो है वो 10-10 एमसीक्यूज़ तैयार करें, बेहतर है कि आप कॉन्सेप्ट सीखें। कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो दुनिया में से आपको जो पढ़ाया गया सिलेबस है उसमें से कहीं से भी एमसीक्यूज बन के आ जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखें ना, आपने कॉन्सेप्ट को सीखा है। तो इस तरह से आज हम कुछ कॉन्सेप्ट्स लेके आए हैं आज, क्योंकि मैं जब से वीडियोस बना रहा हूँ मैंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर किए हैं। तो आज फिर मैं 30+ एमसीक्यूज लेके आया हूँ दोबारा आपके पास। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। तो आज हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज है, द रिपल्सिव एनर्जी इज ऑलवेज। यहाँ रिपल्सिव एनर्जी की बात हो रही है, यानी वो एनर्जी जो रिपेल कर रही है। तो रिपेल करने वाली एनर्जी कौन सी होती है? अगर ये चीज़ आपने देखनी है तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, जो कि पोटेंशियल एनर्जी का है, UM इज इक्वल टू -GM/r²। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसमें माइनस का जो साइन है ये हमें डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हम तभी जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं या सॉल्व करते हैं इसको जब ये ग्रेविटी के अंडर हो। क्योंकि यहाँ पे देखें ना, जो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन आ रहा है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटी की वजह से होता है, यानी मैथ की वजह से हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मैथ की वजह से जो एनर्जी होती है, फोर्स होती है, वो हमेशा अट्रैक्टिव होगी। एनर्जी की बात हम यहाँ कर रहे हैं, तो मैथ की वजह से जो एनर्जी यहाँ हमें मिल रही है वो अट्रैक्टिव है, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स जो है वो सिर्फ अट्रैक्ट कर सकती है, रिपेल नहीं कर सकती। तो आपने अब ये बात हमेशा हमेशा याद कर लेनी है कि अगर किसी इक्वेशन में माइनस का साइन आ रहा है और वो एनर्जी है, ठीक है, या वो कोई फोर्स है, फोर्स तो खैर नहीं, तो हम उसको कहेंगे कि ये कोई अट्रैक्टिव एनर्जी है। और अगर उसमें प्लस का साइन आ रहा है तो आपने इस बात से अंदाज़ा लगा लेना है कि इसके अंदर जो एनर्जी है वो कोई रिपल्सिव एनर्जी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमें जो एनर्जी मिलेगी वो अट्रैक्टिव मिलेगी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से आ रही है। तो ये हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, नेगेटिव। ये बात कहाँ से पता चली है? चैप्टर नंबर 12 से एमसीक्यूज है, वो फार्मूला वहाँ लिखा हुआ था। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, फार्मूले को देख लीजिएगा, हो सकता है कोई मिस्टेक ना हो। बस मेरा जो कंसर्न था वो माइनस के साइन के साथ है। नेक्स्ट है जी, व्हेन अ मूविंग कार सडनली अप्लाइज ब्रेक। एक मूविंग कार है, वो सडनली ब्रेक लगा देती है, तो क्या होगा? बॉडी की जो वेलोसिटी होगी उसको देखें तो वो जीरो हो जानी चाहिए। देखें, कुछ चीज़ें आपके जहन में आ जानी चाहिए। मेरे ख्याल से जितनी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, अब आपको इतना ट्रेन होना चाहिए कि कोई भी चीज़ आपको देखे तो आपको उसका एनालिसिस होना शुरू हो जाए। पैसेंजर बेंड्स फॉरवर्ड ड्यू टू, जो पैसेंजर्स हैं वो आगे की तरफ को जाते हैं। अगर फोर्स की बात करेंगे तो आपने ये बात याद रखनी है कि उस फोर्स को हम बोलते हैं सूडो फोर्स। सूडो, अब ये स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, सूडो फोर्स वैसे इसको बोलते हैं, मेरे ख्याल से ठीक ही है। लेकिन अगर हम बात करें पैसेंजर इनर्शिया की बात करें, तो बॉडी चूँकि वो रेस्ट में नहीं है, जो पैसेंजर बैठा हुआ है वो रेस्ट में नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। वो मूव कर रहा है, वो मोशन के अंदर है। ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है? जितनी बस की स्पीड है, बस के साथ उसकी जो स्पीड है, बस की स्पीड और वो जो पैसेंजर बैठा हुआ है, इन दोनों की स्पीड जो है वो इक्वल है, एक जैसी है। मेरे ख्याल से यहाँ पर भी ई आना है, एक जैसी स्पीड है इन दोनों की। तो रेस्ट की वजह से तो नहीं हो सकता। हाँ, अगर मोशन की बात करें तो मोशन की वजह से हो सकता है, क्योंकि दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया के डायरेक्शन पर ये डिपेंड नहीं करता। तो हमारा यहाँ पे जो कंसर्न है वो फिलहाल मोशन के साथ है, तो ये इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। द SI यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये एमसीक्यूज पहले भी इस तरह का मैंने एमसीक्यूज 2 वीडियोज़ में जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, तो
मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। वैसे भी ये 3 यूनिट जो दिए हुए हैं ये सारे डिफरेंट और इररेलेवेंट हैं। तो वेबर जो है ये टेस्ला, अगर टेस्ला और वेबर आता फिर तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत थी। आप डायरेक्ट वेबर आप लगा दें, ये हमारा आंसर है वेबर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमीकंडक्टर। वो मटेरियल बताएं जो सेमीकंडक्टर नहीं है। तो आपको वैसे इन दोनों को तो पता है कि SE और जो GE है ये सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये जो सेमीकंडक्टर है। जो SN है ये टिन है और जो SE है ये सिलीनियम है। सिलीनियम जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है, यानी 12 चैप्टर की बात हो रही है। चैप्टर 1 मीन 12 चैप्टर सेकंड ईयर का। तो वहाँ पे जो टिन है, टिन तो सेमीकंडक्टर है। अगर आप सारे देखें तो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इसके बाद टिन है, PB है, लेड शायद इसके अंदर आता है। तो ये सारी जो मटेरियल मैंने बताए हैं सारे सेमीकंडक्टर हैं। तो इसमें SE सिलीनियम नहीं आ रहा, तो सिलीनियम हमारा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर D बन जाएगा। 1 BTU इज इक्वल टू डैश जाउल्स। अब यहाँ से एक तो वैल्यू, चलें ये MCQ तो आपके लिए शायद नया हो जाए। 1 BTU जो है ये ब्रिटिश यूनिट की बात हो रही है, तो ये जऊल आ गया, इसका मतलब ये कि ये एनर्जी का यूनिट है। अब आपको सिर्फ एक MCQ देख के ये बात जहन में आई कि ये एनर्जी का यूनिट है, और इसकी जो वैल्यू तकरीबन ये 1055 होती है, 1055। अब ये वैल्यू याद रख लेनी, और याद रखना है कि ये एक एनर्जी का यूनिट है। नेक्स्ट है जी, द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमोसफेयर बाय वॉल्यूम। तो अगर हम परसेंटेज वाइज करें ऑर्गन तो शायद पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो कितना ज़्यादा मेरा गैसेस का एनालिसिस नहीं है, ये केमिस्ट्री का MCQ ज़्यादा बनता है। लेकिन जितनी पड़ी हुई है उतनी तो आइडिया हो ही जाएगा आप लोगों को भी कि 79% जो है वो नाइट्रोजन होती है, और उसमें से 21% शायद जो है वो जो है वो ऑक्सीजन है। तो इससे आइडिया हो गया, ये 78% शायद नाइट्रोजन है। तो इससे आइडिया हो गया कि जो नाइट्रोजन की अबंडेंस है वो ये ज़्यादा है। ठीक है, इतना तो बंदे को कॉमन सेंस कर ही लेती है काम। विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज इन लेबोरेटरी फॉर मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ होती है? तो हर वो डिवाइस यूज़ हो सकती है टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो सेंसिंग डिवाइस है। जैसे थर्मोमीटर भी हो सकता है, थर्मोमीटर। लेकिन यहाँ पे वैसे थर्मोमीटर लिखा हुआ नहीं है, तो क्या करें? इसमें जो RTD लिखा हुआ है ये है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ये आपने यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि ये एक डिटेक्टर है। तो RTD है। मैनोमीटर मेरे ख्याल से फ्लूइड की डेंसिटी वगैरह मेजर करने के लिए होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। RTD इसका ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर C। एन ऑयल फिल्म फ्लो इन अ पाइप हैज अ रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ 1500। ये एक नंबर होता है, इसको RN से रिप्रेजेंट करते हैं, रेनॉल्ड नंबर। ये हमें फ्लूइड की जो है वो लैमिनर या उसके टर्मिनेंट फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यानी आप कह लें ये हमें फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब ये याद रखना है आपने, ये MCQ आपके लिए नया है, तो आपने उसको याद रखना है कि जो लैमिनर फ्लो है उसका जो रेनॉल्ड नंबर है ये लेस देन और इक्वल टू 2000 होता है। अगर तो ये नंबर इक्वल टू लेस देन 2000 है तो उसका मतलब है कि वो एक लैमिनर जो है फ्लो कर रहा है, या लैमिनर फ्लूइड है वो। ठीक है, अगर बढ़ जाएगा 2500 हो जाए तो वो एक टर्बुलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर आ जाएगा फिलहाल लैमिनर फ्लो का भी ये 2000 से बहुत ज़्यादा कम नंबर है। नेक्स्ट MCQ को देखें, वो कहता है जी इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ, किसका फ्लो है जी? चार्जेस का फ्लो है। जो बहुत आसान MCQ है, खुद कर सकते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, ये भी बहुत आसान MCQ है। लाइट ईयर द डिस्टेंस हो, चैप्टर नंबर 1 से बना दिया MCQ। लाइट ईयर द डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस मैंने बता भी दिया था MCQ करते करते। एज अ बॉडी मूव अपवर्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू, ऊपर की तरफ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो फार्मूला सिंपल सिंपल सा यूज कर लो, mgh। तो हाइट बढ़ रही है, तो जब हाइट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, ऑप्शन नंबर B आ जाएगा। विच इज़ द जंक्शन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। मेरे ख्याल से ये किसी टिड बीट में लिखा हुआ है बुक के अंदर, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन ये MCQ बुक में कहीं है। तो ये इलेक्ट्रिकल के सर्किट की जो जंक्शन है वो उसको नोड से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। नोड किसी जगह पर अगर नोड लगा हुआ है ये तो जंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो कहते हैं विच फिनोमिनन एक्सप्लेन व्हाई डिस्टेंट गैलेक्सी अपीयर टू मूव अवे। अब देखो मोशन की बात हो रही है तो फौरन समझ आना चाहिए कि डॉपलर इफेक्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट है जी, व्हाई डज स्पिनिंग आइस स्केटर स्पीड अप व्हेन पुलिंग आर्म्स इनवर्ड। तो जब वो कोई आइस स्केटर है, ये उसका नीचे जिसके ऊपर वो स्टैंड कर रहा है, उसने हाथ अपने जो है फैलाए हुए हैं। अब इसका रेडियस ज़्यादा है तो एंगुलर मोमेंटम, अब जहन में आ गया ना, एंगुलर मोमेंटम रेडियस ज़्यादा है तो एंगुलर मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी
उसकी जो रुकावट है वो भी किस्म की ज़्यादा हो जाएगी, या आप कह लें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर उसका ये उसने अपने आर्म को क्लोज कर लिया है, फोल्ड कर लिया है ऐसे, तो अब कम हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए ये होता है, ये ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये तो फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये तो करेक्ट नहीं है। ये तो यानी ये तो करेक्ट है, हमने नॉट करेक्ट ढूंढना है। लाइट रेज बेंड व्हेन मीडियम इज चेंज, मीडियम चेंज होने से लाइट बेंड हो जाती है। लाइट डज नॉट कैरी मोमेंटम, लाइट के अंदर मोमेंटम भी होता है, मोमेंटम पी भी होता है। ये कैसे पता चलेगा? जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये आपको पार्टिकल नेचर बताता है। तो उसका मोमेंटम है, तो वो मास और वेलोसिटी है, तो जाके किसी दूसरे पार्टिकल के या इलेक्ट्रॉन के साथ टच करता है, और टच करके वहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि उसके पास मोमेंटम है। लेकिन ये ऑप्शन फिर यहाँ पर नॉट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दैट्स द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, बहुत आसान है, गेस भी कर लिया होगा, ओहम है। उसके बाद ये बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉडी को ऊपर की तरफ भेजा है। ये चैप्टर नंबर 3 से एमसीक्यूज आ गया जी। एट द हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, वेलोसिटी तो जीरो होगी। एक्शन की बात करें और एक्शन नॉन जीरो होगा, बिल्कुल वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन उसका जी है वो नॉन जीरो है, वो उसको भी नीचे की तरफ को खींच रहा है। तो ये पहला ही ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डबल्ड, जो रेजिस्टेंस आपने उसको डबल कर दिया है। व्हाट हैपन टू द करंट? वोल्टेज कांस्टेंट है, तो V इज इक्वल टू आई आर, यानी अगर हम करंट का और रेजिस्टेंस का रिलेशन देखें तो ये बनेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। तो रेजिस्टेंस को अगर डबल कर दें करंट उससे लिहाज से, फिर उतना ही कम हो जाएगा, यानी करंट हाफ हो जाएगा, तो बिकम्स हाफ। बहुत ईजी एमसीक्यूज है। अब देखिए इसमें से मेरा ख्याल है कि 10 एमसीक्यूज आपके जो है वो सॉल्व हो रहे थे। आप थ्योरी भी नहीं पढ़ेंगे तो आपके 10 एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। वजह क्या है कि पीछे से थ्योरी आपकी क्लियर होती जा रही है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। अब ये एमसीक्यू देखें, आउट ऑफ द बॉक्स है एक, डॉपलर इफेक्ट हेल्प इन इकोकार्डियोग्राफी। तो यहाँ पर आपने गौर करना है, साउंड वेव को इम्प्लीफाई करता है या ब्लड प्रेशर को? प्रेशर का डॉपलर इफेक्ट के साथ ताल्लुक नहीं है। डॉपलर इफेक्ट का जो रिलेशन है वो मोशन के साथ है, आपको इस बात का आइडिया है। तो अब कोई भी ऑप्शन दे दे आपको, आपने मोशन ढूंढनी जिसमें मोशन आ जाए। तो इट डिटेक्ट फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इन अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्टेड बाय द मूविंग ब्लड। ये देखिए इसमें मोशन आ गई, इसका मतलब यही इसका राइट ऑप्शन है। अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है जी ये एमसीक्यू जो आउट ऑफ द बॉक्स बन गया होगा, नहीं, आपको बस डॉपलर इफेक्ट के बारे में पता है तो एमसीक्यू सॉल्व हो रहा है। और ब्लड प्रेशर की बात की है उसने, ब्लड मूवमेंट की बात नहीं की, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर मूवमेंट की बात करता फिर दोनों में क्लैश आता, फिर बी या सी में से देखना पड़ता, वो दोनों ही लगा देते फिर ठीक होता। ठीक है, तो कहता कि इट मेजर चेंजेस इन द ब्लड मूवमेंट। आप डॉपलर इफेक्ट मूवमेंट के बात ही बताता है तो फिर ये भी ठीक होता, लेकिन अब ये ठीक नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ प्रेशर की बात हो रही है। नेक्स्ट है जी, वाई इज द 12 वोल्ट कोर बैटरी लीथल बट 12 वोल्ट ए बैटरी इज हार्मलेस? इस एमसीक्यूज में थोड़ा सा ना ग्लिच है, एक थोड़ी मिसकंसेप्शन है। देखें अब इसको थोड़ा सा इस तरह से देखते हैं। 12 वोल्ट जो बैटरी है ना, ये इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती, ये हार्मलेस है। दोनों ही बैटरी, चाहे वो 12 वोल्ट की कार बैटरी है चाहे 12 वोल्ट की AA की बैटरी है, तो मेरे ख्याल से दोनों ही हार्मलेस हैं। ख्याल नहीं, फिजिक्स यही कहती है कि वो हार्मलेस है, मैंने कभी टच करके तो खैर नहीं देखा, लेकिन ये 12 वोल्ट की बैटरी हार्मलेस होगी। उसकी वजह क्या हो सकती है? देखो वजह ये है कि 12 वोल्ट की बैटरी है ना, तो करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यानी करंट जो है वो ज़्यादा होगा अगर वोल्टेज ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर वोल्टेज कम है तो फिर इसका मतलब करंट भी कम है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने उस करंट को ज़्यादा बनाना है कि वो जो भी उसकी सारी इंजन स्टार्ट करे, उसका तलफ भी उसका लगे, बैटरी वगैरह चार्ज हो रही हो उसके साथ, सॉरी जो उसकी जो LEDs हैं वो भी ग्लो करे, जो फ्रंट लाइट्स हैं हेडलाइट्स हैं। तो हमें करंट को जो है वो ज़्यादा करना है। अभी करंट कम है तो ज़्यादा करने के लिए क्या करेंगे कि हम उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको हम R कहते हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा कम कर दें। जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो उसका करंट होगा ना, अब ये पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो जब करंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो अब मैक्सिमम करंट मिल रहा है। अब बच्चे कहेंगे सर ये करंट जब ज़्यादा हो जाएगा तो फिर करंट जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है। करंट हार्मफुल नहीं होता, ये हमारे अंदर एक बड़ी मिसकंसेप्शन सी पाई जाती है। चलिए एक मिसाल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बुलेट है, ये एक बुलेट है, ये बुलेट किसी को जाके अगर लग जाए तो उससे क्या नुकसान होगा? हर बच्चे का आंसर होगा यस सर, जो है वो बंदे की डेथ हो जाएगी, वो तो मर जाएगा, उसका तो नुकसान होगा। लेकिन
बुलेट नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर मैं ये कहूँ कि उस बुलेट को मैं अपने हाथ से फेंक रहा हूँ तो क्या अब नुकसान होगा? आप कहेंगे नहीं होगा सर। वजह क्या है? तो वजह बुलेट नहीं है, वजह उसकी यहाँ पे स्पीड है। ठीक है, तो असल में स्पीड कहाँ से जनरेट हो रही है? वो गन से जनरेट हो रही है। गन से अगर अगर हम इसी बुलेट को किसी बंदूक में डाल के फायर कर देते हैं, वैसे तो ये गन बन गई है, तो जाहिर सी बात है इस बुलेट का नुकसान और ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ गई है। तो इस तरह से जो जो बुलेट या जो डेथ है वो बुलेट की वजह से नहीं हो रही, वो गन की वजह से हो रही है। हाँ, बुलेट भी एक रीज़न है, तो गन असल में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इस तरह से करंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वोल्ट उसका रिस्पॉन्सिबल है। वोल्ट ने असल में पुश करना है इलेक्ट्रॉन को। तो अगर ज़्यादा वोल्टेज पुश हो रहे हैं, तो उनकी स्पीड बढ़ रही है, उनका फ्लो तेज़ हो रहा है, तो ऑब्वियसली फिर करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। 12 वोल्ट की बैटरी से कितने का करंट आप जनरेट कर लेंगे? आप जितनी मर्जी उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम कर दें, लेकिन वो इतनी तो नहीं होगी कि इंसान को जो है वो उसकी डेथ कॉज कर दे, उसको एक इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाए। तो मेरा जो इसकी फिजिक्स है उससे जो है वो 12 फुल वोल्ट की बैटरी जो इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। ठीक है, बहरहाल उसने बना दिया है, तो आपने बस यही याद रखना है कि जो हार्मलेस है इसका मतलब यही है कि हमारा जो काम है वो करंट के साथ है। तो यहाँ पे वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है कि वोल्टेज बहुत कम है, करंट थोड़ा सा ज़्यादा बना के वो दे रही है, लेकिन ये बात याद रखनी कि इतना ज़्यादा नहीं है कि वो इंसान को जो है वो नुकसान पहुँचाए या एक अच्छा खासा उसको जो है वो इलेक्ट्रिकल शॉक प्रोवाइड करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मिसकंसेप्शन दूर कर लें यहाँ से। नेक्स्ट है जी प्रेशर इन गैसेज ड्यू टू, प्रेशर क्यों होता है? कोलिजन ऑफ वॉल्स विद द कंटेनर मॉलिक्यूल्स की ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट है डिवाइड कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कौन सी डिवाइस है जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल बनाती है? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल तो ये बनेगा जनरेटर। और अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये सिर्फ उसको अप या डाउन करता है। ठीक है, ये समझ लें किस्म का कंट्रोल करता है उसको, और उसके साथ कोई काम नहीं करता। मोटर की बात करें तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही होती है मैकेनिकल एनर्जी के साथ। और कोयल जो है वो कोयल में एनर्जी शिफ्ट हो रहा होता है, लेकिन वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल का शिफ्ट चल रहा होता है। नेक्स्ट है जी शॉर्ट साइटेडनेस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय वियरिंग। अगर देखा जाए तो ये एमसीक्यू थोड़ा मैट्रिक से बन गया, लेकिन बहरहाल ये आपका जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 है वहाँ से भी है, वहाँ से भी इसको बनाया जा सकता है। तो शॉर्ट साइटेडनेस का वो होती है जिसमें रेटिना के ऊपर जब लाइट फॉल नहीं हो रही होती, लाइट पहले ही जो है वो जा कॉन्ट्रैक्ट करके वापस हो जाती है, ये हमारा रेटिना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि लाइट को थोड़ा और खोल के आगे भेजना होगा कि लाइट पहले से एक्सपैंड कर दे। तो एक्सपेंशन के लिए हम यूज़ करते हैं कनकेव लेंस, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, कनकेव लेंस होगा। टू स्फीयर ऑफ सेम मटेरियल हैव रेडियाई। अब जिन बच्चों ने मेरा मॉक सेशन सुना हुआ है, मॉक सेशन जो मैंने लाइव दिया था, उनको तो ये एमसीक्यू थोड़ा बहुत उनके पल्ले या उनको ये समझ आ गया होगा, लेकिन जिन बच्चों ने लाइव सेशन नहीं लिया उनको थोड़ी सी ये मुश्किल होगी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। टू स्फीयर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग रेडियाई, दो रेडियस दे दिए उसने, एक R1 दे दिया और एक R2, दो रेडियस दे दिए। दे आर हीटेड टू सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे इसको हीट टेम्परेचर फिक्स कर दिया है। kept in same enclosed at low temperature, their rates of loss of heat are in the ratio। हमने एनर्जी की बात करनी, हीट एनर्जी की बात करनी है कि इनकी रेशियो कैसे डेवलप होगी। रेट की बात हो रही है यहाँ पे, रेट मीन रेशियो होता है। ठीक है, वैसे भी रेशियो लिख दिया। रेट आप ये भी कह लेंगे एनर्जी डिवाइड बाय टाइम की बात, या एनर्जी डिवाइड बाय समथिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने एक स्टीफन बोल्ट्जमैन रूल पढ़ा हुआ होगा, वो कहता है E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। इस फार्मूले थोड़ा सा और अगर हम एक्सपेंड करें ना तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4। ये पूरा फार्मूला है, इसमें एक फैक्टर और आता है, वो भी कोई कांस्टेंट है, अब फिलहाल वो मेरे जहन में नहीं है। तो ये जो ए है एनर्जी का जो एरिया के साथ रिलेशन है वो डायरेक्ट है। और अगर एरिया का फार्मूला देखें तो चूंकि वो स्फीयर है तो स्फीयर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू ई डायरेक्टली है आर स्क्वायर के साथ। तो डायरेक्ट है, इसका मतलब ये कि अगर मैं E1 की E2 के साथ रेशो लेता हूँ तो यहाँ पर भी फिर R1 की R2 के साथ रेशो हो जाएगी और स्क्वायर के साथ हो जाएगी। तो इसलिए R1 ओवर R2 ऑप्शन नंबर बी बनेगा यहाँ पर। पहला बी ऑप्शन ठीक है। कैसे? क्योंकि R1 का स्क्वायर ओवर R2 का स्क्वायर भी तो एक ही बात है ना, तो R1 का स्क्वायर डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर पहला भी ठीक है, तीसरा नहीं हो सकता, पहला और दूसरा दोनों ठीक है। जो भी आप लगा लें वो आपका आंसर जो है वो सही कंसिडर होगा। नेक्स्ट है जी what is the required in fusion reactor in order to overcome the electrostatic repulsive force। repulsive forces हैं जी दोनों
रिएक्टर्स के अंदर, दोनों न्यूक्लियाई के अंदर, ये एक न्यूक्लियस है दूसरा न्यूक्लियस, दोनों रिपेल कर रहे हैं, इधर को जा रहा है इधर को जा रहा है। तो इनको अब हमने जोड़ना है, इनको कंबाइन करना है। तो इनको कंबाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा। बच्चे यही समझते हैं भी अगर हम हाई प्रेशर लगाएंगे ना तो ये जुड़ जाएंगे। आप देख लें अगर मैग्नेट एक लिया आपने और दूसरा मैग्नेट आपने लिया, इन दोनों मैग्नेट को अगर रिपेल करवाएं या कुछ इस तरह से अगर सिनेरियो बनाते हैं कि ये एक मैग्नेट है, जिसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, एक दूसरा मैग्नेट ले आए यहाँ पर उसके पास, इसमें ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। अब इन दोनों नॉर्थ और साउथ पोल अगर आपस में मिलाएंगे तो ये नहीं मिलेंगे क्योंकि दोनों रिपेल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इनको अगर फोर्स लगा के भी करीब लेके आए, प्रेशर लगा के भी करीब लेके आए और 1000 साल तक इनको ऐसे रख दें, तो जब भी आप इनको छोड़ेंगे ये रिपेल कर देंगे, जोड़ेंगे तो नहीं। तो प्रेशर क्रिएट कर रखा हमने इसके ऊपर, तो प्रेशर क्रिएट करने से बात नहीं बनेगी। तो बच्चे अक्सर यही समझते हैं शायद ये वेरी हाई प्रेशर आएगा, वेरी हाई प्रेशर नहीं, और स्मॉल वॉल्यूम भी नहीं आ सकता। आप इन मैग्नेट को बेशक छोटे हिस्से में रख के जो है वो छोड़ दें, लेकिन जैसे ही आपने छोड़ने इन्होंने अलग हो जाए, तो ये जुड़े हुए नहीं है, ये कंबाइन नहीं हुए, इस तरह बैठे हुए हैं किसी मजबूरी के तहत। तो इनको जोड़ने के लिए फिर एक ही ऑप्शन भी बच गया, जो कि क्योंकि ऑल ऑफ दिस अब नहीं हो सकता ना। तो वेरी हाई टेम्परेचर है। कैसे वेरी हाई टेम्परेचर है कि हमें पता है कि जो टेम्परेचर का किनेटिक एनर्जी के साथ ना वो डायरेक्ट रिलेशन है। किनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो जब आप किसी एक न्यूक्लियस की एनर्जी बढ़ा देते हैं, दूसरे की भी एनर्जी बढ़ा देते हैं, तो ये इतने ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, इतने ज़्यादा ये अब वायलेंस क्रिएट करते हैं दोनों आपस में कि इनके अंदर वो जो सारी जो एक स्टेबिलिटी होती है वो डिस्टर्ब होती है। अब इसी स्टेबिलिटी के दरमियान अगर आप कोई चीज़ ला दें इनके अंदर, तो फिर ये एनर्जी रिलीज करके जो है वो बाद में ठीक होकर बैठ जाएंगे। तो ये टेम्परेचर इसका जो है वो रीजन बनेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका फिर राइट आंसर है। व्हेन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हीटेड, ये एमसीक्यूज आपने खुद सॉल्व करना है, ये सेल्फ पे जरा सॉल्व करें और मुझे जरा कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा क्या बनता है इसका। ठीक है, कमेंट भी किया करें अगर आपको लेसन पसंद आता है, और हमारे चैनल को शेयर भी किया करें। बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए, एमसीक्यूज ढूंढ के लाने के लिए, उसके कंसेप्ट बच्चों को क्लियर करवाने के लिए, टाइम निकालने के लिए। ठीक है, तो ये हमें फिर उस तरह से आप जो है वो सपोर्ट भी करें ताकि जो है वो हमें आइडिया हो कि हमारी जो ऑडियंस है वो हमें देख रही है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि जो मेरे जो व्यूअर्स हैं उसमें से 67% जो व्यूअर्स हैं ना वो नॉन सब्सक्राइबर हैं मेरे। ठीक है, और जो बाकी बच गए हैं वो सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे वॉच टाइम दे रहे हैं, जब वो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर या कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं। तो ये देखें, जो नॉन सब्सक्राइबर हैं अगर आप किसी से फ़ायदा ले रहे हैं तो उसको भी तो फ़ायदा पहुंचाना चाहिए ना। म्यूचुअलिज्म यही है, आप एक को फ़ायदा, अगर आपको एक दे रहा है तो दूसरा भी उसको जो है वो बेनिफिट दे। तो मेरा स्टार्टअप है, मैं अभी ये ना हो कि पहले ही फेडअप होकर बैठ जाऊँ, तो इसीलिए आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इतना कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम भी बेहतर करेंगे आपके लिए। जितनी ज़्यादा इंगेजमेंट हमारे साथ होगी हम भी कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करें, उतना ज़्यादा इंगेज रहें। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा बच्चा हो जिसको मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर जब मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया और मैंने उसको रिप्लाई ना किया हो, हालांकि बहुत टफ रूटीन है। तो बराए मेहरबानी फिर आप हमें भी जो है वो सपोर्ट किया करें। नेक्स्ट एमसीक्यू, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है। ठीक है, क्योंकि हम जब बात करें तो हम फ्रिक्शनलेस सिस्टम की बात करते हैं कि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, तो ये चेंज नहीं होती, रिमेन कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस इसका मतलब ये है कि डेल्टा टी नहीं हो रहा, तो इनमें से बाकी सारे रिलेशन निकालने हैं। तो फिर आइसोथर्मल है तो फिर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आना ही चाहिए, जो कि होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो अगर टेम्परेचर 0 हो गया है, चेंज इन टेम्परेचर ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी भी जो पार्टिकल्स उनकी इंक्रीज नहीं हो रही, ये भी 0 हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू है डायरेक्टली इज इक्वल टू वर्क डन हो जाएगा। तो हीट एडेड इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो यहाँ पे 0 हो गई है। हीट इंटायर इंटरिंग द सिस्टम इक्वल टू वर्क डन बाय सिस्टम, हाँ जी ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे किसी को तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, बल्कि डायरेक्टली हीट प्रोवाइड करने पर वर्क डन करता जाएगा, अपने आप को एक्सपैंड करता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी, इफ इंटेंसिटी इंक्रीजेज बट फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम अबव थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो होती है इसने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है। ठीक है, इफ को अगर मैं एफ एस से चलो लिख लेता हूँ। ठीक है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो किसी इलेक्ट्रॉन को, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करती है, जो निकाल देती है। अब आप उसकी इंटेंसिटी यानी आप उसकी ब्राइटनेस को अगर आप इंक्रीज करते जा रहे हैं तो उससे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज नहीं ना हो रही, ये तो बात याद रखें। इमिशन स्टॉप भी नहीं हो रही,
तो फिर एक ही ऑप्शन बच गया हमारे पास, वो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। तो इलेक्ट्रॉन के जो नंबर है वो ज़्यादा अब होना शुरू हो जाएंगे, अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय, फोटोन की जो एनर्जी है वो इज इक्वल टू एच एफ होता है। ये हमारा ऑप्शन ए है। बी क्यों नहीं है? क्योंकि बेटे ये बात हो रही है रेस्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट की, ठीक है, ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट, वैसे कर लो। तो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो हम तो सिर्फ फोटोन की बात करें जो कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक पार्टिकल, एक क्वांटा है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। बी नहीं हो सकता, सी वैसे इक्वेशन गलत नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा यहाँ पे। विच रेडिएशन हैज़ द ग्रेटेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, ये भी आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या होगा। अब इतना तो आपको जो है वो एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए चीज़ों का। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज, अभी मैंने डेफिनेट बताई है, अगर आपको समझ आ गई है तो आप इसका भी आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर देंगे। और ये हमारे आज के थे लास्ट एमसीक्यूज। होप सो इन तमाम एमसीक्यूज की आपको समझ आ गई होगी। इसमें किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो बेटे जी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी एमसीक्यूज आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह उसका मैं ज़रूर आंसर दूंगा। और एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए कि 17 जुलाई को 10 o'clock मैं फिर एक लाइव सेशन कर रहा हूँ बच्चों के साथ, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें ताकि ज़्यादा के ज़्यादा बच्चों का जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और आफ्टर दैट जो लाइव सेशन उसके बाद मैं उसको अपलोड भी कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर। जिन बच्चों के पास नेट की फैसिलिटी नहीं है या वो लाइव सेशन नहीं ले सकते किसी काम की वजह से, तो वो बाद में भी ये सेशन ले सकते हैं। कोई भी क्यूरी के लिए मेरा नंबर है 034907811108, ये मुझसे रब्ता करें और मुझे डायरेक्ट अपना बता दिया करें अस्सलाम वालेकुम सर और ये मेरा काम है, ताकि मैं उसको जल्दी ही आपको मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसके अलावा एक और बात मेरे जहन में आ गई है कि एक मैं वीडियो बना रहा हूँ मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज इन द पंजाब यूनिवर्सिटी PU के लिए, वो मैं 30 से 40 एमसीक्यूज लेके आऊँगा इंशाल्लाह। वो भी आपको वीडियो जो है बहुत हेल्प करेगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।